नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भाषा की उत्पत्ति के संबंध में धातु सिद्धांत, अनुकरण मूलकवाद सिद्धांत एवं मनोभावाभिव्यंजकतावाद सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी प्रथम सेमेस्टर सीसी 1 का अंश है। इस प्रकरण में एक संवाद हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने दैवीय उत्पत्तिवाद सिद्धांत एवं निर्णय सिद्धांत की चर्चा की थी। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में कोई एक सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता। आखिर समाज में भाषा का विकास कैसे हुआ? हम लोग जानते हैं कि भाषा का प्रश्न समाज से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, वैसे ही भाषा प्रचलन में आई, पर आखिर यह भाषा कब से शुरू हो गई, क्यों शुरू हुई, कैसे इसका प्रचलन आरंभ हो गया, यह कहना बहुत मुश्किल है। और इसलिए भाषा वैज्ञानिकों ने इस प्रश्न पर विचार करते हुए बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जिनमें दो सिद्धांतों की चर्चा हो चुकी। पहला था दैवीय उत्पत्तिवाद सिद्धांत, जिसके अंतर्गत यह माना गया कि जैसे सृष्टि और मनुष्य ईश्वर निर्मित हैं, वैसे ही भाषा भी ईश्वर की देन है। पर इस सिद्धांत की विवेचना करते हुए विद्वानों के मतों से हम लोग परिचित हुए थे, जिसमें यह पाया गया था कि यह सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि भाषा देवताओं के द्वारा निर्मित होती तो यह भाषा जन्मजात शक्ति होनी चाहिए थी। बच्चा जन्म लेता और किसी भाषा को बोलना शुरू कर देता, पर यह भाषा तो अर्जित संपत्ति है, सीखनी पड़ती है भाषा यदि दैवीय उत्पत्तिवाद सिद्धांत के अंतर्गत निर्मित होती तो पूरे विश्व की भाषा एक होनी चाहिए थी, और फिर इस भाषा में फिर परिवर्तन नहीं होता। ईश्वर की कृति तो पूर्ण होती है, इसलिए इसमें बदलाव की गुंजाइश ज्यादा नहीं होती, पर भाषा तो बदलती जाती है, आज भी बदल रही है। इसलिए दैवीय उत्पत्तिवाद का सिद्धांत बहुत मान्य नहीं हुआ। इसके बाद हम लोगों ने निर्णय सिद्धांत पर विचार किया था, जिसके अंतर्गत यह माना गया कि किसी कालक्रम में मनुष्य समुदाय एकत्र हुआ होगा और कुछ संकेत निर्मित किए गए होंगे, जिसको समुदाय द्वारा स्वीकार कर लिया गया, कुछ प्रतीक बने और इसके द्वारा यह भाषा विकसित हुई। परंतु इसकी विवेचना करते हुए भी यह पाया गया कि यदि मनुष्य एकत्र हुए और उन्होंने हर चीज के लिए कुछ प्रतीक तय किया, तो इसका मतलब कि एक भाषा उनके पास पहले से थी, तो फिर नवीन भाषा की जरूरत क्यों पड़ी? और यदि यह कहा जाए कि उनके पास पहले से कोई भाषा नहीं थी, तो आखिर इन संकेतों की अभिव्यक्ति कैसे हुई होगी? ये दो प्रश्न उठते हैं उस सिद्धांत के संदर्भ में, और इसलिए यह सिद्धांत भी पूरी तरह मान्य नहीं हो सकता। भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते हुए एक और सिद्धांत दिया गया, जिसको हम
धातु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत की स्थापना मैक्स मुलर ने की और उन्हें इसकी प्रेरणा प्रोफेसर हेस से मिली थी। यह माना जाता है कि इस संसार में हर चीज की अपनी एक खास ध्वनि है। यदि हम एक डंडे से किसी लकड़ी को मारे तो एक अलग ध्वनि निकलेगी, लोहे को मारे तो उसकी एक अलग ध्वनि होगी, कपड़े को मारे एक अलग ध्वनि होगी, कागज को मारेंगे एक अलग ध्वनि होगी। तो यानी हर चीज की अपनी एक अलग ध्वनि होती है। सबका एक अलग डिंग डोंग शब्द का प्रयोग किया गया कि सबका एक डिंग डोंग होता है। घंटे पे जो टन से मारते हैं ना, उसको डिंग डोंग भी कहा जाता है, टन टन जिसको हम लोग कहते हैं। तो हर चीज की अपनी एक ध्वनि होती है, अपना डिंग डोंग होता है। इसलिए इस सिद्धांत को डिंग डोंग वाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार दो अवधारणाएं मानी गई। पहले तो एक कि हर चीज का अपना एक सिद्धांत, अपनी एक ध्वनि होती है, विशेष ध्वनि होती है। और दूसरी अवधारणा यह मानी गई कि प्रारंभ में यानी आदिम मनुष्यों के पास एक खास शक्ति थी, सहजात शक्ति थी, जन्मना उनके पास एक ऐसी ताकत थी कि वो जिस चीज के संपर्क में आते थे उस चीज की ध्वनि के अनुसार मनुष्यों के मुंह से एक प्रकार की ध्वनि निकलती थी। यानी लकड़ी के संपर्क में आए तो लकड़ी की जो अपनी खास ध्वनि होती है उसके अनुसार मनुष्यों के मुंह से एक खास ध्वनि निकलती थी। पत्ते के संपर्क में आए तो पत्ते की जो ध्वनि है उसके अनुसार एक ध्वनि निकली। और यानी हर चीज के संपर्क में आने पर मनुष्यों के मुंह से एक ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति होती थी, कुछ खास ध्वनि निकलती थी, जिसको हम लोग कहते हैं धातु। इस सिद्धांत के अनुसार शुरू में ये धातु, इस प्रकार की ध्वनियां बहुत ज्यादा थी, इन धातुओं की संख्या बहुत थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो ध्वनियां लुप्त हो गई और 400-500 धातु कहते हैं कि शेष रही। और उन्हीं 400-500 धातु से भाषा की उत्पत्ति हुई। लेकिन यह सिद्धांत भी बहुत मान्य नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्स मुलर की इस स्थापना में एक प्रश्न उठता है कि यदि मनुष्य में शुरू में यह क्षमता थी कि किसी वस्तु के संपर्क में आने पर उसके मुंह से एक खास ध्वनि निकलती थी, तो वह क्षमता खत्म कैसे हो गई, क्यों खत्म हो गई? जबकि भाषा तो आज भी विकसित हो रही है, शब्दों धातुओं से आज भी भाषा का विकास हो रहा है, तो वह क्षमता तो आज भी होनी चाहिए थी। आज भी बहुत सारे शब्द निर्मित हो रहे हैं, तो मनुष्य में एक सहजात शक्ति होनी चाहिए, बहुत सारी नई चीजों से परिचय होता है, तो मनुष्य में वह ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति निकालने की क्षमता होनी चाहिए थी। और भाषा वैज्ञानिकों ने एक और बात इस संदर्भ में कही कि भाषा का विकास धातुओं से नहीं होकर बल्कि वाक्यों से हुआ है। विश्व की सारी भाषाएं धातुओं पर निर्भर नहीं है कि उन धातुओं से ही भाषा विकसित हो गई। और ये जो बात कही जाती है कि 400-500 धातु शेष रही और उसके उसी से भाषा विकसित हुई, तो ये संख्या कम लगती है कि इससे भाषा विकसित हो गई होगी, ये मानना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए यह सिद्धांत भी बहुत मान्य नहीं हुआ। यह डिंगडोंगवाद के बाद जिस सिद्धांत की चर्चा होती है वह है
अनुकरण मूलकवाद सिद्धांत। यह सिद्धांत मानता है कि सृष्टि में पहले मनुष्य थे, पशु पक्षी थे, उनके साथ रहता था मनुष्य, पशु पक्षी की भाषा सुनता था, उनकी ध्वनियां सुनता था, और उसी के अनुकरण पर मनुष्य ने भी ध्वनियां निकालनी शुरू की, यानी अपनी भाषा का निर्माण इसने कर लिया पशु पक्षियों की का अनुकरण करते हुए। यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रारंभिक शब्द रहे होंगे वो अनुकरणात्मक होंगे, पशु पक्षी की ध्वनियों का अनुकरण करते हुए, उनकी नकल करते हुए आवश्यकता अनुसार मनुष्यों ने भाषा का निर्माण किया। निश्चित तौर पर आज भी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका निर्माण अनुकरण सिद्धांत के आधार पर हुआ है। कोयल की ध्वनि है कू कू, तो उसको कुकू कहने लगे। पेड़ से पत्ता गिरा और गिरने की ध्वनि के आधार पर उसको पत्र कहने लगे। कौआ कौं कौं करता है, कौआ। पानी की धारा की ध्वनि हुई, उसी आधार पर उसे नदी कहने लगे। और इस प्रकार अनुकरण के आधार पर भाषा का निर्माण हुआ। निश्चित तौर पे जैसा कहा गया कि भाषा में अनुकरणात्मक शब्द हैं, लेकिन यह भी कहना उचित होगा कि ये शब्द आंशिक रूप से ही हैं। पूरी भाषा अनुकरण पर निर्भर नहीं है। और मनुष्य तो बहुत विचारवान प्राणी है, केवल पशु पक्षियों की नकल में उसने अपनी भाषा बना ली, यह बात अपने आप में मानने योग्य नहीं है। और दूसरे के इस प्रकार के अनुकरणात्मक शब्द भाषा में बहुत सीमित मात्रा में है, बहुत कम शब्द ऐसे हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि पूरी भाषा का निर्माण अनुकरण के आधार पर ही हो गया। कुछ शब्द जरूर इस सिद्धांत के आधार पर बने हैं, यानी यह सिद्धांत भी आंशिक रूप से ही मान्य हो सकता है। फिर एक और सिद्धांत की चर्चा होती है जिसको आवेग सिद्धांत कहते हैं। यानी इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य विभिन्न भावों से गुजरता है, उसके मन में बहुत सारे भाव आते हैं। सुख होता है, दुख होता है, घृणा होती है, क्रोध होता है, कभी उसे प्रेम होता है, कभी नफरत करता है। यानी बहुत सारे मनोभाव होते हैं उसके अंदर, और इन मनोभावों के कारण वह बहुत सारी ध्वनियों को निकालता है, उत्पन्न करता है। तो इन मनोभाव की अभिव्यंजना होती है उन शब्दों के द्वारा, इसीलिए इसे मनोभावाभिव्यंजकतावाद सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चोट लगती है तो कहते हम लोग ओह, ये ओ ध्वनि अपने आप निकल जाती है। दुख होता है, कहते आह, ये आह ध्वनि अपने आप निकली। वाह, हाय। इस प्रकार की ध्वनियां विभिन्न आवेगों के अनुसार अपने आप निकलती हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया कि इसी से भाषा का विकास हो गया। लेकिन इस मत को मानने में भी कठिनाइयां हैं। पहली बात तो यह कि इस प्रकार के शब्द भाषा के प्रधान अंग नहीं है, इनकी संख्या भी सीमित है, बहुत कम शब्द ऐसे हैं।
और ये शब्द स्वाभाविक न होकर सांकेतिक हैं। और एक और चीज है कि आवेग मनुष्य में, मनोभाव तो सभी मनुष्य, पूरे संसार के मनुष्यों में एक जैसा है। प्रेम पूरे संसार के मनुष्यों में एक जैसा है। घृणा, दुख, चोट, इस प्रकार की चीजें तो एक जैसी हैं। लेकिन इन आवेगों में भी, इन मनोभावों में भी एक ही तरह के शब्द पूरी दुनिया के मनुष्यों में नहीं निकलते हैं। कोई आह कहता है, कोई अलास कहता है अपनी अपनी भाषाओं में। तो इन आवेगों में भी समान शब्द तो नहीं है, भिन्न भिन्न शब्द मिलते हैं। तो इन आवेगों के आधार पर ही पूरी भाषा का निर्माण हो गया, यह मानना थोड़ा मुश्किल है कि एक तो ये भाषा के प्रधान अंग नहीं है, दूसरे इनकी संख्या भी सीमित है। ये सांकेतिक बस थोड़ा संकेत बताते हैं और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द मिलते हैं। तो जैसे अनुकरण मूलकवाद सिद्धांत में हम लोगों ने देखा था कि कम शब्द हैं, इसके आधार पर कुछ शब्द जरूर बने हैं, लेकिन पूरी भाषा का निर्माण इसी आधार पर हो गया, यह कहना मुश्किल है। वैसे ही मनोभावाभिव्यंजकतावाद सिद्धांत या आवेग सिद्धांत के आधार पर ही पूरी भाषा का निर्माण हो गया, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। और इसी में एक और सिद्धांत की आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसके कहते हैं श्रम परिहरण मूलकतावाद। इस सिद्धांत को देने वाले विद्वान थे नायर साहब। उन्होंने कहा कि मनुष्य जब मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो श्वास लेने, श्वास छोड़ने की क्रिया के द्वारा वह अपने परिश्रम को दूर करता है, अपनी थकान मिटाता है, और इसी समय उसके मुंह से कुछ ध्वनियों का उच्चारण होता है। जैसे मजदूर है, कोई परिश्रम करने वाला है, कोई नाव चलाने वाला है, तो हम लोग देखेंगे कि ये अपने अपने अनुसार आह, ऊ, हियो, हियो, ये कुछ इस प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं। अब देखेंगे कि अभी भी जब मजदूर वर्ग बहुत बड़ा भारी सामान कोई उठाता है, तो वह कुछ ध्वनियों को निकालता है जिसके द्वारा उसकी थकान दूर होती है। कहीं हूं हूं, इस प्रकार की ध्वनियां। तो बहुत सारी ध्वनियां इस क्रम में निकलती हैं। तो श्रम परिहरण यानी श्रम को दूर करने के लिए जो ध्वनियां अपने आप निकलती हैं मनुष्यों के मुंह से, उनसे ही माना जाता है कि इस भाषा का निर्माण हुआ। इस सिद्धांत के अंतर्गत श्रम परिहरण मूलकतावाद सिद्धांत कहता है कि इस प्रकार के शब्दों से ही धीरे धीरे भाषा का निर्माण हुआ। पर यहां भी एक दिक्कत है कि एक तो इन शब्दों का जीवन में बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। निश्चित तौर पर शुरू में तो मनुष्य बहुत परिश्रम करता होगा, तो इस प्रकार की ध्वनियां निकलती होंगी, लेकिन ये संख्या तो बहुत कम है इस प्रकार की ध्वनियों की संख्या। हो सकता है कुछ ऐसी भाषाएं हो जहां इस प्रकार की ध्वनियां हो भी नहीं। तो ये शब्द किसी भाषा के प्रधान अंग नहीं है। यह कह सकते हैं कि कुछ शब्द जरूर हैं जो इस सिद्धांत के अंतर्गत बने होंगे, भाषा का एक अंश इससे भी बना होगा। तो इसलिए यह सिद्धांत भी पूरी तरह मान्य नहीं हो सकता, आंशिक तौर पर यह सिद्धांत अवश्य मान्य हो सकता है। तो इस प्रकार 4 सिद्धांतों की आज हम लोगों ने चर्चा की। कुछ सिद्धांत अभी विशेष है जिनकी चर्चा हम लोग अगले संवाद में करेंगे। तो इस प्रकार हम यह देख रहे हैं कि भाषा का विकास विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर हुआ। कोई एक सिद्धांत इसमें मान्य हो या नहीं हो सकता। जिन सिद्धांतों की आज चर्चा हुई उसके अलावा सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, विकासवाद का सिद्धांत है,
इन सिद्धांतों की चर्चा हम लोग अगले संवाद में करेंगे। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।